heaven for the lawyers. ये किस कंटेक्स्ट में कहा गया होगा? मेंबर है, there is a member, there was a member, HK Maheshwari, member of Constituent Assembly. It is his opinion that after the implementation, this constitution will be proved like a lawyer's heaven. किस सेंस में कहा होगा ऐसा? नहीं, इनका ओपिनियन है जब ये provisions will be implemented, when then it will be proved like a heaven for lawyers. In which context? Look, as per Maheshwari, this constitution promotes litigations. Means most of the provisions are justiciable. And if there is an option of justiciability, it promotes more and more litigation. Cases will be solved by the judiciary itself. It will promote more and more legal dispute than it solve. यानी solve करने से ज़्यादा it will promote more and more legal disputes between the parties. And whenever there is a legal dispute, will be solved by judiciary with the help of lawyers. जुडिशियल जो प्रोसीजर है उसमें केस को रेज करने का, डिबेट करने का, डिस्कशन का, ये प्रोफेशन किसका है? लॉयर्स का है ना. दे आर द लीगल एक्सपर्ट्स. पहला तो रीजन ये है. दूसरा, इनका एक और कंटेक्स्ट था कहने का, कैसे ये प्रूव होगा लॉयर्स हेवन या हेवन फॉर लॉयर, कि अनक्लियरिटी, एम्बिग्यूटी, इस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे हैं. कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न में कैसा होना चाहिए? प्रोविजंस क्लियर होने चाहिए, इन बिटवीन द लाइन कुछ ना हो, एक सेंटेंस से एक मीनिंग निकले, चाहे मिस्टर ए निकाले चाहे मिस्टर बी निकाले, मीनिंग में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए. इतनी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए और लैंग्वेज इतनी इजी होनी चाहिए कि एक ऑर्डिनरी पर्सन जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो भी उसको समझ सके. लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या कहा गया है? लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, लीगल टर्म्स ज़्यादा हैं जो कि ऑर्डिनरी सिटीजन की अंडरस्टैंडिंग से बाहर है. दूसरा, टर्म जो इस्तेमाल किए गए हैं, जो यूज किए गए हैं, वो क्लियर नहीं है, एम्बिगिटी उन टर्म्स में, डिफरेंट पर्सन डिफरेंट मीनिंग निकालेगा. दूसरा, एक और ग्राउंड है, बहुत सारी चीजों को उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रोविजन बना के क्लियर नहीं किया, उसको छोड़ दिया किस चीज पे?
ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री कन्वेंशन पे, ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री कन्वेंशन पे, कि कन्वेंशन से जो होता आ रहा है वही होता रहेगा। जैसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज वाला जो क्वेश्चन है जिसमें जो हमने डिस्कस किया था, पार्लियामेंट्री कमिटीज का जो वो है प्रोविजन, उनमें आपने क्या देखा कि चाहे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज हो या पार्लियामेंट्री कमिटीज हो या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कंसेप्ट हो, दे आर नॉट वेल डिफाइंड, दे आर नॉट वेल स्ट्रक्चर्ड। Constituent Assembly has provided very limited meaning, very limited definition, and has left it to the judicial interpretation. So, if there is any ambiguity and unclear words in the Constitution, they will be finally interpreted by judiciary. और जो भी मैटर जुडिशरी में जाएगा तो किस प्रोफेशन के लोग हैं जिनको वो बेनिफिट करेगा? लॉयर्स। मैटर जितना ज्यादा जुडिशरी में जाएगा इट विल बी फॉर द बेनिफिट ऑफ लॉयर्स। इस रेस्पेक्ट में वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर मिस्टर एच के माहेश्वरी called, whenever it will be implemented, whenever it will be commenced, this will prove lawyers paradise, lawyers paradise। ये क्रिटिक्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ये क्रिटिक्स है। आप एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? कैसे? आओ। हम्म 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 तो इसमें गलत कुछ नहीं है। हेडिंग क्या बनाया आप लोगों ने? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेदर अ लॉयर्स पैराडाइज, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन whether a lawyer's paradise, क्वेश्चन मार्क। स्टेटमेंट है वन ऑफ द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिस्टर माहेश्वरी का। कमेंट ग्राउंड क्या है? बहुत सारे प्रोविजंस हैं, मेनी प्रोविजंस आर जस्टिसिएबल, they will be solved by judiciary. For example, fundamental rights, फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 13 जो ग्राउंड देता है किस चीज का? जुडिशियल रिव्यू। एनी मैटर can be checked by the judiciary that whether it is in accordance with fundamental rights or not.
And if it is against the spirit of fundamental rights, will be designated as unconstitutional. But who comes into the play? If it is justiciable, it is judiciary, and in judiciary, the major role is played by legal experts, that is, lawyers. That's why Maheshwari called it that Indian Constitution will prove like a lawyer's paradise. One more ground why he called lawyer's paradise. Terms, sentences, they are ambiguous in nature. Means they are providing more than one meaning. But they should had been objective, means single meaning. They should must provide single meaning, not more than one meaning. Not more than one meaning. लेकिन वो एक से ज़्यादा मीनिंग दे रहा है, एम्बिगुअस है. अलग अलग एजेंसी, अलग अलग अथॉरिटी, अलग अलग इंडिविजुअल उसका डिफरेंट मीनिंग निकालेंगे. फिर एक और ग्राउंड है, जैसे प्रियम्बल, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल बिगिनिंग पार्ट है, उसके बारे में बिल्कुल क्वाइट था कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं. सॉल्व किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने. याद है केस आनंद भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर. यानी बहुत सारे मेजर चीजों को जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के लिए छोड़ दिया गया. कोई एम्बिग्यूटी हो टर्म में, कोई एम्बिग्यूटी हो सेंटेंस में, दे आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट मीनिंग्स, that will be decided by the judiciary. And whatever judiciary does, it is done by lawyers. Lawyers paradise. रेजोल्यूशन का स्कोप कम है, डिस्प्यूट का ज्यादा है. सेंट्रल स्टेट, स्टेट और स्टेट. फिर बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं करता. ऐसे ऐसे टर्म यूज किए, जैसे एक एग्जांपल लीजिए, powers, all the powers of central executive has been vested into president, and president will use those powers on the advice of PM and COM. But the term advice itself creates confusion, whether the given advice will be binding to the president or not. In constitution, it is not well mentioned, which also created confusion and was solved by 42nd Amendment Act 1976. Then new term was added, that president will have to function as per the given advice by the PM and COM. So, in constitution, there are many gray areas. They are not clearly mentioned or clearly written, which provide the scope for confusion and misinterpretation. And if there is confusion or misinterpretation, you need to
reach up to the judiciary. And whenever you reach to the judiciary, means it will provide lawyers an opportunity. So this was the context when Maheshwari, a member of Constituent Assembly, asked or gave opinion that Indian Constitution will be proved like a lawyer's paradise. पॉइंट्स लिख लीजिए. H.K. Maheshwari, one of the member of Constituent Assembly, commented that Indian Constitution will be proved lawyer's paradise. As per him, an ideal constitution should be well crafted and well written, with clear terms, with objective meanings. But in Indian Constitution, terms and sentences are not very clear, different people can make different meanings. So, after commencement, it will promote, after commencement, it will promote litigations in judiciary. Which is against the spirit of honesty, integrity, and non-violence. Talented lawyers will get plenty of opportunity to create wealth.
create wealth. Next point. Terminology is too complex with with complex with many exceptions and adjectives. And they can be interpreted, they can be interpreted by the judiciary only. हम्म यहाँ पे ये जो कह रहे हैं कि बहुत सारे एक्सेप्शन दिए हुए हैं, प्रोविजन किया गया है और एक्सेप्शन भी दिया गया है। एक्सेप्शन का कोई एग्जांपल याद पड़ रहा? कोई भी फंडामेंटल राइट से ही याद कीजिए ना। प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक। हाँ, 14 में भी है ना, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, उसमें भी एक्सेप्शन है ना कि जिन्हें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई है। देयर आर सम अथॉरिटीज लाइक प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, दे आर बियॉन्ड द आर्टिकल 14, उनको कुछ स्पेशल पावर मिला होगा। तो यही बात ये कह रहे हैं माहेश्वरी, कितने सारे एक्सेप्शन दे दिए हैं जिस पर कंट्रोवर्सी होगी। अब एक और एग्जांपल लीजिए, आर्टिकल 12 जो डेफिनेशन दिया, लिमिटेड डेफिनेशन है, एनी अथॉरिटी विच इज वर्किंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी कॉल्ड स्टेट। तो कितने ही केसेस गए, पीएनबी स्टेट है कि नहीं, याद है फंडामेंटल राइट में हमने डिस्कस किया था। पीएनबी के ऊपर गया, बीसीसीआई के ऊपर गया, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, कि क्या वो स्टेट है कि नहीं। मैटर क्या हो रहा है, सब जुडिश हो रहा है ना, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, जाके सॉल्व कहाँ हो रहा है, जुडिशरी में। और जैसे ही जुडिशरी जाएगा, मौका किसको मिलेगा, लॉयर्स को। लॉयर्स पैराडाइज, लॉयर्स पैराडाइज। और इनका एक और पॉइंट है कि लॉयर प्रोफेशन ऐसा है जिसमें ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी को काफी कम प्रायोरिटी दी जाती है। सारा फोकस होता है केस किसी भी तरह जीत लेने का। तो ये प्रमोट करेगा आने वाले टाइम में इंडिया में कल्चर ऑफ डिसऑनेस्टी, नॉन वायलेंस का जो कंसेप्ट है, स्पिरिट है, वही ब्रेक होगा। मतलब वायलेंट बाय थॉट, वायलेंट बाय स्पीच, लॉयर्स। तो यहाँ पे आप और कोई काउंटर कर सकते हैं, ये पॉइंट, इसमें कहाँ तक आपका वो ओपिनियन कहता है कि ये इनका जो क्रिटिक्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वो लॉजिकल है। चलिए एक एग्जांपल है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इसको कंपेयर कीजिए। ये कह रहे हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके जो प्रोविजंस, उसके जो टर्म्स, सेंटेंस, दे आर नॉट वेरी क्लियर, दे आर टू कॉम्प्लेक्स टू ड्रॉ एनी मीनिंग। तो एक बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है आर्टिकल 1 अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, बहुत सिंपल, इजी रिटर्न, कोई भी समझ लेगा इजीली। उस पर ईयर 1300 जुडिशियल लिटिगेशंस होते हैं अमेरिका में, सिर्फ आर्टिकल 1 पे।
तो यहाँ पे माहेश्वरी को आप काउंटर कर सकते हैं ना कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके प्रोविजन का जुडिशियल इंटरप्रिटेशन सिर्फ इसलिए हो कि बहुत लेंदी है, कम्प्लेक्स है, एम्बिगुअस मीनिंग है, ये जरूरी नहीं है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल, इट इज टू सिंपल, टू इजी, बट एवरेज पर ईयर अमेरिकन जुडिशरी में इस आर्टिकल के प्रोविजन से रिलेटेड 1300 लिटिगेशन फाइल होते हैं। तो आप यहाँ पे काउंटर कर सकते हैं माहेश्वरी को। ये जो क्रिटिक्स है कि क्योंकि लॉयर्स ने इसको बनाया है तो उन्होंने जानबूझकर ऐसा प्रोविजन कर दिया कि फ्यूचर में हमारी जो कम्युनिटी है, लॉयर्स कम्युनिटी, उसके जो प्रोफेशन और प्रोफेशनल्स हैं उनको बेनिफिट हो, इसलिए हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हैं, इतना कम्प्लेक्स कर दें, इतना उसको एम्बिगुअस कर दें कि बार बार आपको जाना पड़े जुडिशरी, और जुडिशरी जाएंगे तो हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी? लॉयर्स की। तो अल्टीमेटली फ्यूचर में जो हमारे कम्युनिटी के लोग आने वाले हैं, लॉयर्स, उनको बेनिफिट होगा नहीं। यहां पे फिर काउंटर कीजिए, लिखिए पैरा चेंज करके। जब भी नया कंटेक्स्ट आप डालना चाह रहे हैं तो पैरा चेंज कर लिया कीजिए। बट this critics is too simplistic, too simplistic explanation that why the constitutions promotes the culture of litigation. For example, America's federal constitution, Article 1, is very simple and clear. But based upon this article, average 1300 litigations are filed per year in American judiciary, are filed per year in American judiciary. As per some scholars, we continue. As per some scholars, had the Indian Constitution had the Indian Constitution
would not had been so lengthy, would not had been so lengthy, there could have been more litigations. Next point. Maheshwari has criticized on one more ground, that is, many questions have been left to the British parliamentary conventions. British parliamentary conventions. For example, provisions of parliamentary privilege and parliamentary committees. Committees. Next point. On many important issues, we continue. On many important issues, Indian Constitution is quite, is quite like relation between legislature and COM. Legislature and COM. Next point. Provisions like Office of Profit, preventive detention, they are not clearly defined as they should had been. Next point. There are many overlapping. There are many overlapping and repetitions. For example, in the part of DPSP, directives like, we continue,
directives like education, health, they have been repeated again and again. चलिए देखिए, करना यह है कि क्रिटिक्स बेस्ड अगर क्वेश्चन हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और क्रिटिक्स में अगर ऑथेंटिसिटी है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए आंसर में। अब ये जो क्रिटिक्स किया गया है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये किसी एक इंडिविजुअल का क्रिटिक्स है, ये जेन्युइन क्रिटिक्स है। ओवरलैपिंग है, चीजें रिपीट है कई जगह। कहा जाता है क्यों लेंदी हुआ इतना, लेकिन उस क्रिटिक्स को अप्रूव करने के बाद जो फाइनल दीजिए ओपिनियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, वो पॉजिटिव दीजिए, कंस्ट्रक्टिव दीजिए, कि yes there have been some technical uh, mistakes or errors, loopholes, but still Indian constitution is one of the best constitution. And when we compare it with our neighborhood, then you should must admit that for last 75 years or so, it has provided us political stability, which is a precondition of growth and development. तो कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिटिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, लास्ट में कंक्लूसिव लाइन में ये जरूर डाल दीजिए। तो लास्ट पैरा में लिख लीजिए, पैरा चेंज करके it is true that a lengthy constitution which India have will carry some loopholes, but still it has provided India a much needed political stability which is not available to the neighboring countries. And this political stability is a precondition for growth and development. फंडामेंटल्स ऑफ, हेडिंग चेंज कर लीजिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
इसके फंडामेंटल्स क्या हैं? पॉपुलर सॉवरेनिटी, इट इज बेस्ड अपॉन पॉपुलर सॉवरेनिटी। क्या मतलब है इसका? इस टर्म का क्या मतलब है? वी द पीपल। आपसे क्वेश्चन अगर ये हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल कंपोनेंट्स क्या है, जिसे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी जो है बेस्ड है। पीएसआईआर का आंसर कैसे लिखिएगा इसमें? दिस डॉक्यूमेंट इज वेरी सिमिलर टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, हॉब्स, लॉक, रूसो। ज्यादा है? पॉपुलर sovereignty, individuals surrendered their natural rights and formed a leviathan, formed a giant, formed the authority। तो ये जो ड्राफ्ट है वी द पीपल का, वी द पीपल क्या डिनोट कर रहा है? कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी पावर एंड अथॉरिटी है, द पावर एंड अथॉरिटी अल्टीमेटली लाइज इन द हैंड्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। कंट्री में जो भी हो रहा है उसका पावर एंड अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी है उसका पावर एंड अथॉरिटी इंडियन पीपल। ठीक। दूसरा, अब जरा याद कीजिए, हॉब्स ने तो ये नहीं कहा कि एक बार बना लेने के बाद यू हैव द पावर टू रिव्यू, क्योंकि वो एब्सोल्यूट है। याद आया? हॉब्स का स्टेट एब्सोल्यूट है, कोई स्कोप नहीं है चेंज लाने का। लॉक ने दिया ना, यू कैन रिव्यू। तो क्या आपके यहाँ जो अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या है? रिव्यू ही तो है। अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में अमेंडमेंट, रिव्यू मीन्स उसको रिव्यू कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं। और कर कौन रहा है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कौन है? पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, बी द पीपल। यानी इस डॉक्यूमेंट में चेंज भी हो सकता है विद द चेंजिंग कंडीशन, विद द चेंजिंग टाइम पीरियड। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स क्या है, और उसको एक्सप्लेन कीजिए। हेडिंग बना चुके हैं, फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नंबरिंग में लिख लीजिए पहले। नंबर 1, इट इज बेस्ड अपॉन द पॉपुलर sovereignty, number 2, in policy making and functioning, it should be socialist in nature। Number 3, secularism, which means
state will not have any religion. अगला, based upon, नहीं, democratic republic, not based upon, democratic republic. अगला, फेडरलिज्म. नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स. नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज. To promote civic sense and duties. Next, DPSP, a charter for, इसी में, a charter for socio-economic reform and development. Next, parliamentary sovereignty. Versus judicial review. अगला, in respect to constitutional amendment, blend of rigidity and flexibility. Blend of rigidity and flexibility. Rigidity and flexibility. और लास्ट में independent and separated judiciary. बी द पीपल के बाद जो टर्म है, एक एक टर्म से सिंगल क्वेश्चन बन रहा है यूपीएससी में, मेंस में, पीएसआईआर में. The term socialist in preamble for India, term socialist have been used. और ग्रैनविल ऑस्टिन का स्टेटमेंट याद है कि नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशंस आर लीगल डॉक्यूमेंट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो अ लीगल डॉक्यूमेंट, बट प्राइमरली इट इज सोशल डॉक्यूमेंट. और सोशल डॉक्यूमेंट टर्म यूज करने का जो मेन कंटेक्स्ट था, किस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस ने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट मशीन, इंडिया की स्टेट मशीनरी के ऊपर ड्यूटीज डाला है, उसको डायरेक्टिव्स दिए हैं टू वर्क फॉर द वीकर सेक्शन, द एससी एंड एसटी, द पुअर क्लास. सोशलिस्ट टर्म वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करता है, वेलफेयरिज्म को स्टैब्लिश करता है. थ्योरी में हमने सोशलिज्म डिस्कस किया था ना, वहां के पॉइंट यूज कर सकते हैं. व्हाट डज इट मीन बाय सोशलिज्म?
लेकिन अब जबकि नया कंसेप्ट कहता है डाउनसाइज द स्टेट, स्टेट has no business to do business, take back the state, means overall reducing the role of state in public service delivery system. Public service delivery system, education service, providing service, health providing service, telecom providing service, banking providing service, public amenities providing service. And if the state has decided to withdraw and take it back, then the gap will be filled by private sector. When a state will take back seat, the gap, the vacuum will be filled by private. Do you think that private is worried about the people's welfare? No. They are driven by profit making only. So, as much you have promoted the LPG, the objective and vision of socialism and socialist India being a socialist welfare state, this vision has continuously deteriorated. So, UPSC may ask the question that do you think that term socialist has become meaningless? Because no state is being asked to take back seat. The new slogan is downsizing and state has no business to do business. And if a state reduces its role, the gap will be filled by private. Then how can the vision of socialism and making India a socialist state will be capitalized? This is the question. तो जितने भी आपने लिखे हैं ना फंडामेंटल्स, यूपीएससी ने वहां से भी क्वेश्चन बना रखा है. अभी आऊंगा क्वेश्चन पे, पहले एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए. लास्ट 10-15 ईयर्स में इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे हैं. टू 2014 में ब्रीफ में लिखिएगा, हायर फोकस ऑन डीपीएसपी, हायर फोकस ऑन डीपीएसपी. फिर 2014 में ही आर्टिकल 25 एंड सेक्युलरिज्म, टू 2015 में 25 एंड सेक्युलरिज्म, 2015 में सेक्युलरिज्म इन इंडिया,
2015 में ही प्रमोशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी LPG and deteriorating relevance of socialism. Deteriorating relevance of socialism 2015 में ही राइट टू एजुकेशन एंड आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन आरटी एंड आर्टिकल 21 2017 में राइट टू privacy is an intrinsic part to right to life. टू 2019 में यूनिटी एंड इंटेग्रिटी was the single uppermost factor was the single uppermost factor in the minds of constitution makers. टू 2019 here relevance of DPSP in the era of LPG 2021 में फाउंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ DPSP फिर 2021 में conflict between FR and DPSP conflict between FR and DPSP has led to many constitutional amendments and judicial interventions. टू 2022 में preamble reflects preamble reflects social contract. टू 2023 में फंडामेंटल ड्यूटी वर्सेस सिविक सेंस सिविक सेंस 2024 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी 2024 में ही DPSP is more fundamental in achieving
The goal of socio-economic justice then goal of socio-economic justice then the fundamental rights. काफी कुछ जीएस जैसा है, लेकिन आंसर हमेशा लिखने में ये ध्यान रखना है कि ऑप्शनल के इवेलुएटर को फील आना चाहिए कि ये ऑप्शनल का कॉपी है। बेशक कि ये पार्ट है जीएस का, लेकिन उसको पता है कि ये ऑप्शनल की कॉपी है, वो मैसेज जाना चाहिए। यानी यहां भी अगर स्कोप है थ्योरी के किसी पार्ट को यूज करने का, या आंसर के शुरू में ही प्लेटो के किसी स्टेटमेंट से या एरिस्टोटल के किसी स्टेटमेंट या मैकियावेली जो रिलेवेंट है वहां पे याद आ रहा है उसको मेंशन कर दीजिए। उसके बाद अगर मान लीजिए राइट्स के बारे में कुछ कहा है, जॉन रॉल्स की थ्योरी जस्टिस पे, उसके कोटेशन से शुरू कीजिए। यानी शुरू में ही मैसेज दे दीजिए कि ये ऑप्शनल का ही स्टूडेंट है, कहने के लिए पार्ट जीएस का है। सारे क्वेश्चन आपने जो लिखे मीनिंग सबका क्लियर है। जो वैल्यूज है कॉन्स्टिट्यूशन में, जस्टिस क्या है, वैल्यू तो है, इक्वालिटी का मोरालिटी क्या है, राइट्स की बात की गई है, फ्रेटर्निटी की बात की है, वही है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। वैल्यूज प्रियम्बल में जो मेंशन है देयर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। एक क्वेश्चन मैंने जीएस वाली क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया होगा कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच कन्फ्लिक्ट रहा, लंबा चला, कई बार केस गया लिटिगेशन गया सुप्रीम कोर्ट में, अलग अलग और केस में अलग अलग जजमेंट दिया, फिर केशवानंद भारती पे आके मामला रुक गया। जब सुप्रीम कोर्ट से ये डिसाइड करना था उसको कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो क्या कहा फाइनल वर्डिक्ट में, बोथ आर लाइक टू व्हील्स ऑफ अ कार्ट, याद आया, बोथ शुड मूव टुगेदर। वही वाला क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी कन्फ्लिक्ट, सेम क्वेश्चन जो हमने जीएस में किया। हाँ ना क्वेश्चन ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कंसेप्ट दिया गया सिविक सेंस बढ़ाने के लिए, कितना बढ़ा, ड्यूटी में मेंशन है ना, वो ड्यूटी किस चीज से कनेक्टेड है, लोगों में सिविक सेंस कि मेरी भी किस ड्यूटी है सोसाइटी के लिए, फेलो सिटीजन्स के लिए, कंट्री के लिए। तो अगर फुलफिल हो क्लीन एनवायरनमेंट, कंट्रीब्यूट करे क्लीन एनवायरनमेंट में, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कंट्रीब्यूट करे, collectively it is called civic sense, a sense which should prevail in a citizen, good citizen, law abiding citizen, उसी को जोड़ा है। ठीक है, देखिए चीजें सब पढ़ी हुई हैं आप लोगों की, बस एक बार क्वेश्चन बैंक से जो दिया हुआ ना मैच कर लीजिएगा, ईयर वाइज मैंने लिखवा दिया, फॉलो कर दीजिएगा, मैं क्रक्स पॉइंट सब पे लिखवा दूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा तो हमारा जो ये सेलिएंट फीचर्स वाला चैप्टर है वो निकल जाएगा, फिर हम आगे मूव करेंगे। क्योंकि देखिए जो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल सब कुछ आप लोगों का पढ़ा हुआ, क्वेश्चन बैंक अब है ना सबके पास। और क्लास में मैंने आप लोगों से कहा था जीएस मेंस का सॉल्व ना, जीएस मेंस सॉल्व लेने के लिए ना, तो नया मैंने देखा, अभी मुझे इसने दिखाया, शून्य पब्लिकेशन का देख रहा हूँ, वो दिशा या फिर दृष्टि वगैरह पहले निकालता था, उससे ज़्यादा बेहतर मुझे लग रहा है ये, कि इसका ये है ना कि दिल्ली में जो कुछ भी होता है तुरंत इसके पास आ जाता है। तो मेरी भी नज़र नहीं पड़ी थी, अभी मैं देख रहा हूँ कि कंटेंट अच्छा है, कंटेंट वो
तो जीएस सॉल्व वाला लेना हो मेंस का प्रीवियस ईयर तो उसी को देखिएगा, शून्य वाले को रखे हुए ये। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक में ये सारा देख के आइए, कल फिर यहीं से शुरू करेंगे। थीम देखिए क्या है, न्यू वुमेन यानी वुमेन एम्पावरमेंट। तो बैकड्रॉप में क्या आ गया, हाईली पैट्रियार्कल सोसाइटी, deprivation of women from quality education, nutritional food, public life, right to property, and patriarchy. As per patriarchy belief system, women are good for only child bearing, child caring, child rearing. But the globalization and modernization and industrialization has opened new venture for women. It has promoted urbanization. And when we compare rural area family setup and urban area family setup, urban area family setup provides the woman more opportunity in decision making, in the matters of career option, in the matters of choices, in the matters of marriage. This has empowered the educated and working women. Now they have more opportunity. In respect to rural area joint families, in urban area nuclear families, women have more space. याद है किसी सब्जेक्ट में मैंने आप लोगों से कहा भी था कि अर्बन एरिया की फैमिली का जो सेटअप होता है न्यूक्लियर फैमिली का, तो फैमिली में होते कौन से लोग हैं, वाइफ हस्बैंड, हाँ, लेकिन ये जो न्यू वुमेन का कंसेप्ट है ना, ये भी मिथ है, ये भी रियलिटी नहीं है। ये कहा जाता था, फेमिनिस्ट ये कहते थे, हमने फेमिनिस्ट किया है, याद कीजिए फेमिनिज्म यहाँ आपके काम आएगा, कि वुमेन नीड्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। वंस इट इज अचीव्ड दे विल गेट ऑल द फ्रीडम्स। लेकिन आप उन वुमेन के केस में उठा के देख लीजिए जिनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और इकोनॉमिक फ्रीडम मिला है, दे आर कॉल्ड न्यू वुमेन। बट क्या स्टिल वो भी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो पाई हैं? एक एग्जांपल लीजिए, जो वर्किंग वुमेन होती है, जिसको सैलरी मिल रही मंथली, जॉब कर रही है, उनको सैलरी मिल रही है, आर दे फ्री टू टेक डिसीजन हाउ टू एक्सपेंस दैट मनी? नो, the major decision is still taken by the male member of the family. Even if they have been earning the money, but still they have to follow the given instruction by male members. Maybe husband, maybe father, maybe brother. Number two, yes, the new woman has emerged, but still they are not in a situation to take independent choices and decisions in the matters of important matters of life. For example, selecting the life partner. They still have to follow family, caste related belief, religion related belief. एक और एस्पेक्ट है न्यू वुमेन का मिथ या कंसेप्ट, रियलिटी तब तक नहीं बनेगा, मिथ ही बना रह जाएगा until and unless there is complete security and safety for the woman within the house, outside the house. The problem of safety and security is not only
in the public spaces, but in the private domain it also. Domestic violence, domestic violence ये घर के बाहर थोड़ा ही होता है, तो घर के अंदर ही होता है ना. तो issue of safety and security is not in the public spaces only, within the household also. फिर एक टर्म यूज होता है ग्लास सीलिंग, जो दिखता नहीं है दीवार, लेकिन होता है. वुमेन के लिए मॉडर्न अपॉर्चुनिटी खोल तो दिया गया, बट मोस्टली इन द लो पेइंग जॉब्स. स्टिल आप इंडिया में अगर नाम लेना चाहें कि टॉप लेवल पोस्ट पे कितनी वुमेन इन कंपैरिजन टू देयर प्रोपोर्शन इन द पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट देयर 50%. क्या उस प्रोपोर्शन में पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, बैंकिंग सेक्टर में, टेक्नोलॉजी में उस लेवल पे वुमेन है? नहीं. पैट्रियार्की का माइंडसेट है कि वुमेन अगर ठीक है काम करती भी है तो दे शुड बी लिमिटेड विद इन सम ऑफ द ऑक्यूपेशंस ओनली. टीचिंग, नर्सिंग, प्रोवाइडिंग हाउस सपोर्ट, अभी माइंडसेट वही है. तो फाइनली कंक्लूड करिए. लेकिन देखिए ऐसे में क्या है ना, ऐसे का जो सेंटेंस होगा वो एक एजेंडा सेट करता है. जैसे ये जो सेंटेंस है कि मॉडर्न वुमेन या न्यू वुमेन इज अ मिथ, आप इसके सपोर्ट में भी रख सकते हैं और इसके अगेंस्ट भी रख सकते हैं. इतनी बातें आपने बोल के क्या कहा? यस, इट इज अ मिथ, इट इज अ मिथ. लेकिन ऐसी की ब्यूटी यह है कि इतना वर्ड लिमिट आपको देता है कि यू हैव द अपॉर्चुनिटी. नो, इट इज नॉट अ मिथ. तुरंत पलट भी जाइए, हाँ पॉइंट होने चाहिए. बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू. इट इज नॉट अ मिथ ओनली. इन रियलिटी नाउ वी हैव न्यू वुमेन लीडरशिप में, एयरफोर्स में काम कर रही हैं. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो आपको याद आ रहे हैं, वो बता के कहिए, फिर प्रूव कीजिए. हाँ, तो ऐसे का सिंपल सा रूल है. मैक्सिमम मार्क्स कब मिलता है? जब किसी दिए गए इशू के मैक्सिमम एस्पेक्ट को आप कवर, एस्पेक्ट जितना ज्यादा होगा मार्क्स उतना ज्यादा मिलेगा. और यंत वाले का ना पतला सा सॉल्ट है, ऐसे के सॉल्ट फ्लोचार्ट के फॉर्म, इतना पतला सा. ठीक है, अभी तक जितने भी ऐसे ही पसी ने पूछा है सबका एक एक पेज का सॉल्ट दिया है, बहुत अच्छा. वो क्रैक कर लीजिएगा ना तो अपना लिख सकते हैं पूरा. ऐसे में क्या है, स्टोरी टेलिंग आप करते हैं, एंसीडोट डाल सकते हैं, एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं, इससे गैप फुल हो जाता है ना, गैप फुल हो जाता है. आराम से 1200 वर्ड्स जो है आराम से लिख सकते हैं. ठीक है, ये सब तो सोशल वाला इशू है. मेरा आपको फिलोसॉफिकल वाला जो इशू होता है उसको क्रैक थोड़ा सा करने में प्रैक्टिस से हो जाएगा और आप लोगों को परेशानी नहीं होगी. पॉलिटिकल थ्योरी में फिलोसफी इतना पढ़ना है, प्लेटो और एरिस्टोटल वाले में फिलोसफी था ना पूरा, उसके पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हैं. ऐसे में पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है.